की गोद में बसा है महादेव का वो मंदिर जहाँ जाना हर शिव भक्त का एक सपना होता है। बचपन में घर वाले कहा करते थे ना, बुलावा आया है, बिना बुलावे के कोई नहीं जा सकता। तब समझ नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, और अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा केदारनाथ कैसे पहुँचें, रास्ते में क्या होगा, क्या पैक करो, कहाँ रुको, कितना खर्चा होगा, दर्शन कैसे करो और कब करो, वीआईपी दर्शन का क्या चक्कर है, भैरव बाबा कौन है और क्यों ज़रूरी हैं, भीमशिला क्या है, बेस्ट टाइम कब का है, और एंड में एक कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन जो क्लियरली बोल दे कि एक्चुअली में कितना खर्चा होने वाला है। लेकिन सिर्फ ये नहीं मिलेगा, कुछ और भी है जो एक्चुअली मुझे फील हुआ, जो चीज़ें मुझे पहले किसी ने नहीं बताई थी और काश बताई होती, वो सब भी मिलेगा। और एक बात, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुंचना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार या ऋषिकेश है, दोनों में से कहीं भी आ जाओ, दोनों से आगे का डायरेक्शन सेम है। हरिद्वार से गौरीकुंड तक रफली 220 किलोमीटर का रास्ता है। शेयर टैक्सी सबसे कॉमन और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। 300 से 500 में रफली पहुंच जाओगे अगर थोड़ा बार्गेन करो। प्राइवेट टैक्सी लेना है तो 4000 से 5000 लगेंगे, और वहीं पीक सीजन में लगभग 8000। गवर्नमेंट की सरकारी बसेस भी चलती हैं, वो सबसे सस्ती हैं, लगभग 400 से 500 उसका भी किराया है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलती हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो बस कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, वरना शेयर टैक्सी सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल ऑप्शन है। रास्ते में कुछ पवित्र जगह हैं जहां आप कुछ समय का ब्रेक भी ले सकते हो, जैसे देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और यहाँ से आगे ये नदी माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। दूसरी है माँ धारा देवी, जो चारों धामों की रक्षक भी मानी जाती है, और लोकल्स का ऐसा मानना है कि 2014 में जब माँ धारा देवी की मूर्ति को अपने स्थान से खिसकाया गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा देखने को मिली। ऋषिकेश से आप चाहे किसी भी व्हीकल से आओ, आपका लास्ट स्टॉप होता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन भी होता है, और ये मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रैक नहीं होगा। उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर ऑनलाइन पहले से कर सकते हो, या वहाँ ऑफलाइन भी हो जाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही पहले से रजिस्ट्रेशन करके जाओ, और साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे दूँगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। यहाँ से आपको शेयर्ड जीप मिलती है, जिसका किराया 50 से 100 रुपये है। चलो अब बात करते हैं कि आपको इस यात्रा में क्या क्या सामान पैक करना है। वार्म जैकेट, और मैं सीधा बोलूँगा, जो जैकेट तुम पैक करने की सोच रहे हो वो शायद काफ़ी नहीं होगी। रात को ऊपर ठंड बहुत होती है, थिन लेयर से काम नहीं चलेगा। आप चाहे तो डिकैथलॉन की -5 डिग्री वाली जैकेट भी अपने साथ रख सकते हैं, वो सफिशेंट है। रेनकोट ज़रूर रखना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों को मौसम का अपना शेड्यूल होता है, वो कभी भी चेंज हो जाता है। इस यात्रा में आपको कहीं भी बारिश देखने को मिल सकती है। ट्रैकिंग पोल प्लीज़ ले लेना, ये खच्चर स्टैंड तक भी आपको मिल जाएंगे। नहीं लोगे तो आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम अपने आप से लड़ोगे कि काश मैंने एक ट्रैकिंग पोल ले लिया होता। ORS, पैरासीटामोल, एल्टीट्यूड की टैबलेट डॉक्टर से पूछ के ज़रूर रख लेना। कैश, क्योंकि ऊपर UPI इतना रिलायबल नहीं होता, और जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए आपको कैश चाहिए होता है, तो कैश भी ज़रूर रख लेना। और हाँ, एक और चीज़, पावर बैंक, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो हो सकता है कि आपको फ़ोन चार्ज करने को नहीं मिले, तो अपने साथ एक पावर बैंक लेके ज़रूर चलो। और हाँ, एक टॉर्च भी ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप लो लाइट में ट्रैक कर रहे होगे। अब बात करते हैं गौरीकुंड की। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का एक कुंड है मंदिर के पास, जो कि नेचुरल है और जेन्युइनली बहुत गर्म है। और ट्रैक से पहले वहाँ बैठ के आप ज़रूर स्नान करें, आपको एक अलग ही फील आएगी। गौरीकुंड से स्टार्ट होती है असली यात्रा। सब आपको बोलेंगे कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, और गूगल मैप भी आपको यही बताएगा, लेकिन लोकल्स की माने और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ट्रैक 22 किलोमीटर का है, जिसमें आपको पैदल यात्रा में लगभग 6 से 12 आवर्स लग सकते हैं। मैंने 2 बार केदारनाथ यात्रा की है और मुझे लगभग 6 आवर्स लगे हैं।
वहीं मेरे दोस्तों को 8 से 12 आवर्स भी लगे हैं। तो इफ़ आप पैदल यात्रा करने की सोच रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर जरूर रहना। जैसे ही आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले खच्चर वाले लोग मिलते हैं। मुझसे भी सेम यही क्वेश्चन पूछा था और मैं 1 सेकंड के लिए रुका। मेरा घुटना जो पहले से थोड़ा कंप्लेन करते रहता है, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, भाई एक बार सोच ले। लेकिन मैंने मना कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। अब इस टॉपिक पर एक सीधी बात, अगर तुम्हारी बॉडी जेन्युइनली अलाउ नहीं कर रही है, घुटनों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, एज का फैक्टर है, तो खच्चर लो, पिट्ठू लो, जो भी अवेलेबल है लो। कोई बात नहीं, कोई ट्रॉफीज नहीं मिलती पैदल जाने के लिए, अपनी बॉडी की सुनो। लेकिन आप अगर यंग हो, हेल्दी हो, कैपेबल हो और ये तुम खुद जानते हो बेटर देन एनीवन, तो एक बार सोचना, ये जानवर रोज़ाना काम करते हैं। हमारे लिए ये एक बार का एक्सपीरियंस है, इनके लिए ये डेली लाइफ है। उनकी थकान, उनका दर्द वो रियल है। अगर तुम खुद चलना चूज़ कर सकते हो तो शायद करना चाहिए। बस ये मेरा सोचना था, डिसीजन तुम्हारा है। और प्रैक्टिकली भी जो रास्ते हैं बीच में, जो मंदाकिनी का साथ मिलता है, जो पहाड़ एक मोड़ पर अचानक इतने बड़े हो जाते हैं कि तुम रुक जाते हो, ये वो चीज़ है जो सिर्फ पैदल चलते वक्त मिलती है। ये मिस नहीं करना चाहिए अगर अवॉइड कर सकते हो। अब इन सबको पीछे छोड़ते हुए मैंने ये यात्रा पैदल शुरू कर दी और अब रास्ते कुछ अलग ही सीनिक होते जा रहे थे। हर एक वाटरफॉल क्रॉसिंग के साथ एक अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा था। कुछ मोड़ है जहाँ मंदाकिनी इतनी तेज़ बह रही थी कि उसकी आवाज़ सब कुछ दबा देती है। कुछ जगह पहाड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि आदमी का सेंस ऑफ सेल्फ थोड़ा छोटा हो जाता है, और वो छोटा होना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। पैदल रास्ते में आपको हर उम्र के लोग मिलते रहते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी तपस्या को देख के मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसा भी दिखा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये पहाड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इन्हें गंदा करना बहुत आसान है और साफ़ रखना बहुत मुश्किल। शहरों में मैंने कचरों के पहाड़ देखे थे और यहाँ पहाड़ों में कचरा देख के मुझे थोड़ा अजीब तो लगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना, जो ले जाते हो वापस भी ले आओ। बैग में जगह होती है या फिर डस्टबिन का यूज़ करो। और ये जगह इतनी पवित्र है, इतनी पुरानी है कि थोड़ा तो हक बनता है इसका कि हम इसको वैसे ही छोड़ के जाएं जैसे हमने पाया था। अभी हमें चलते चलते लगभग 9 बज चुके थे और रात होने के कारण ठंड भी काफ़ी बढ़ने लगी थी और मेरे दोस्तों के लिए भी अब ट्रैक थोड़ा हार्ड फील हो रहा था। तो हमने मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव में रुकने का मन बना लिया। यहाँ आपको इजीली टेंट मिल जाएंगे। थोड़ा बार्गेन करने के बाद हमने 2 टेंट के लिए 1000 रुपये पे करें। एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बोल देता हूँ, लग्जरी की उम्मीद मत रखना। और ऑनेस्टली वहाँ जाके लग्जरी की ज़रूरत फील भी नहीं होती। जो चीज़ फील होती है वो बहुत अलग होती है। अगले दिन हम सुबह आराम से 8 बजे उठे क्योंकि ट्रैक की थकान भी थी। हर हर महादेव फ्रॉम केदारनाथ। कल हम यहाँ पे रात को करीबन 10 बजे पहुँचे होंगे और मेरे दोस्त लोग सब थक चुके थे, तो हम मंदिर तक तो नहीं जा पाए। तो यहीं पे ही घोड़ा पड़ाव में हमने टेंट ले लिया। और हाँ, मैं उठा था करीबन 5:30 बजे के टाइम में और उस टाइम में टेम्परेचर था -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने इन्हें उठाने की कोशिश करी थी बट ये बिल्कुल कोई उठने को तैयार नहीं था। और अभी करीबन 8 बज चुका है, धूप आ चुकी है। अब ये सब लोग रेडी हो रहे हैं, कोई नहाने गया है, कोई कुछ, कोई ब्रश कर रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी हमें बाबा के दर्शन हो पाएंगे। तो अगर आज हमें दर्शन नहीं हो पाए तो हमने ये प्लान किया है कि आज हम ऊपर भैरव जी के दर्शन करने चले जाएंगे। तो चलो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, पूछते हैं लोगों से क्या माहौल है ऊपर का, और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है हमें। कितना ही लंबी लाइन है अभी ऊपर? लाइन तो काफ़ी लंबी भी है। और कितना टाइम लगेगा लगभग, पता है कुछ ऐसा? शाम तक ही नंबर आएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ में दर्शन का एक प्रॉपर रोड मैप क्या है। देखो, अपनी ट्रिप में कम से कम ऐसा प्लान करो कि आप एक रात तो ऊपर ज़रूर रुको। आखिरकार 22 किलोमीटर के लंबे ट्रैक के बाद हम भी जैसे तैसे रेंगते हुए पहुंच ही गए। और जब पहली बार मंदिर के दर्शन हुए तो जैसे सारी थकान पल भर में गायब सी हो गई। अब बस मैं शांति से मंदिर के सामने बैठ गया। ऊपर आके मुझे एक अलग एनर्जी फील हो रही थी। यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। यहाँ आके मैंने देखा कि लोग बड़े खुश हैं। कोई वीडियो कॉल में अपने घर वालों को बाबा के दर्शन करा रहा है, तो कोई इस खुशी को अपने फ़ोन में कैद कर रहा है। मैंने भी आसपास के माहौल को अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिया। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र
अभी दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन देख के हमने पहले भैरव बाबा के दर्शन करना सही समझा, जो केदारनाथ टेम्पल से बस 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों में बसा हुआ है, और यही करेक्ट वे है केदारनाथ धाम में दर्शन करने का। आइए यहाँ के पंडित जी से ही जानते हैं कि केदार बाबा से पहले भैरव बाबा के दर्शन करना क्यों ज़रूरी है। ये श्री कुंड भैरव है, बाकी नीचे जितना मूर्ति है सब अष्ट भैरव का है। ये भूमि के क्षेत्रपाल है, केदार घाटी के मतलब रक्षक। और जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होता है तो केदार बाबा का आरती पूजा यही करते हैं। कपाट खुलेगा तो सबसे पहले इन्हीं के कपाट खुलता है, बंद होगा तो 4-5 दिन पहले इन्हीं का कपाट बंद होगा। और पहले इनकी पूजा की जाती है केदार बाबा की? पहले इनकी पूजा होती है। सबसे पहले यहाँ दर्शन करने आना होता है और फिर वहाँ जाके दर्शन करते हैं। अब बारी थी महादेव के श्रृंगार रूप के दर्शन करने की। शायद अगर आपको नहीं पता हो तो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक महादेव के स्पर्श दर्शन होते हैं, जिसमें आप शिव जी को अपने हाथों से जल भी अर्पण कर सकते हैं और उन्हें स्पर्श भी कर सकते हैं। और शाम को महादेव के श्रृंगार रूप के दर्शन होते हैं, जिसमें आप थोड़ा दूर से उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों दर्शन करें और शाम की आरती भी ज़रूर देखें, जो लगभग 6 बजे से शुरू होती है। पता नहीं ये मैं भोले बाबा की कृपा समझूं या कुछ, जहाँ केदार बाबा के दर्शन के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता है, लेकिन जब हमारी दर्शन करने की बारी आई तो कोई लाइन ही नहीं थी। तो अभी लगभग 6 बजे हैं और मतलब यहाँ पे अगर आप भीड़ देखिएगा ना, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और इतनी जल्दी हमें भगवान जी के दर्शन हो गए, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगे थे दर्शन होने में। और कभी कभी यही होता है ना, भगवान आपको बिल्कुल भी वेट नहीं कराते, वो चाहते हैं जल्दी से आपके दर्शन हो जाएं। सुबह से यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लोगों को 5-5 घंटे लग रहे थे। लोग रात को 3 बजे से लाइन में लगे थे, तब जाके उनका दर्शन हो पाए करीबन 8 बजे। दर्शन करने के बाद अब समय था आरती का। इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए मंदिर के सामने ही बैठ गया और यहाँ के वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरी नज़र पड़ती है कुछ रोते हुए चेहरे पर। मेरे लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने उन्हीं लोगों से पूछना सही समझा, और जो मुझे उनका जवाब मिला उसने मुझे बिल्कुल निःशब्द कर दिया। वो बस मुस्कुराए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो धीरे से बोले, कुछ बातें बस उन्हीं तक रहने दो। इस सब से मुझे बस ये समझ आया, शायद कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैं शांति से मंदिर में एक बाबा के पास बैठ गया और कुछ सवाल मैंने उनसे भी किए। और यहाँ की क्या कहानी है, ये कैसे बना केदारनाथ, कैसे बसा? ये तो बेटा जब महाभारत हुआ था ना, तो महाभारत होने के बाद में जब महाभारत समाप्त हुआ था, उसके बाद में जब पांडव श्री कृष्ण के पास गए, तो देखो करने का फल तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे अपन हो चाहे भगवान हो। तो ऐसे ही जब पांडवों ने अपने गुरु की हत्या की, गुरु द्रोणाचार्य की हत्या की छल कपट से, बोले अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। तो उस समय में इन्होंने छल किया अपने स्वयं को भाई को, जो वो महारथी कर्ण थे, दानवीर कर्ण जिनका नाम है,
उनको छल से मारा इन्होंने। तो ये जो छल कपट की हत्या का पाप लगा इनको। उसके बाद में जब ये श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने इनको बोला कि भगवान भोलेनाथ को मना लो, वो ये पाप का निवारण करेंगे, आखिरी मोक्ष का धाम वही है। तो भोलेनाथ तो पहले ही पांडवों से रुष्ट थे। इन्होंने घोर तपस्या की जब तक इनको दर्शन नहीं दिए, और दर्शन देने के बाद भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा पांडवों ने। तो जो पीछे भीमबली लगता है, जो नीचे भीमबली है, वहां पे तप किया। वहां पे भीम ने क्या किया, भगवान ने जब नंदी का रूप ले लिया तो वहां पे भीम ने दोनों टांगे अपनी एक इधर और एक इधर कर दी कि जो नंदी वो डुप्लीकेट रहेगा वो तो निकल ही जाएगा, जो ओरिजिनल रहेगा वो कहाँ से निकलेगा। तो महादेव इतने पागल तो है नहीं कि ना इसके नीचे से निकलेंगे। महादेव जब उधर से छलांग लगा रहे थे तो भीम उनके पीछे दौड़ा था। और दौड़ते दौड़ते जब महादेव ने यहाँ दहाड़ मारी तो आधा हिस्सा यहाँ रह गया पूंछ वाला, और आधा चले गया कहाँ पे, पशुपति में। क्योंकि उस समय में भारत एक ही था, अखंड। अब रात काफ़ी हो चली थी और समय था सोने का, क्योंकि कल सुबह हमें 3 बजे तक किसी भी हाल में उठना था ताकि जल्द से जल्द महादेव के स्पर्श दर्शन हो पाए। और अभी हमारी असली तपस्या बाकी थी। भाई लगभग 3:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी लाइन की ओर। बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, अभी देखते हैं क्या होता है। चलो वहीं जाके बात करते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप VIP दर्शन का रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ऐसे सब लोगों के साथ लाइन में लग के ही दर्शन करूँ। वो पल आ चुका था जहाँ से आगे आपको अपना कैमरा या फ़ोन बंद करके रखना पड़ेगा, और अब बस वो होंगे और आप। ये कन्वर्सेशन थोड़ा पर्सनल थी तो शायद हम दोनों के बीच में ही रहना ठीक है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं शांति से मंदिर के पीछे जाके ही बैठ गया, और तभी मेरी नज़र पड़ती है एक बड़े से पत्थर पर। ये है भीमशिला। 2013 में 15 जून को शाम यहाँ पे वो बारिश हो रही, शाम को तो कुछ नहीं हुआ। सवेरे सवेरे 6:30 बजे 16 जून उस दिन सवेरे सवेरे हुआ था। और वो भीमशिला जो जीता जाता सब, कौन सा भीमशिला। अब देखो तुम्हारे आंखों से देखो, वो पत्थर वहीं आके क्यों रुका? अगर 2 कदम भी नीचे आ जाता तो, और मंदिर के एकदम जस्ट बाजू में ही क्यों, ना इधर ना उधर। जीता जाता देव है, मोक्ष का राम। 11 ज्योतिर्लिंग पूरे नीचे हैं, बस ये एक ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय में बसा हुआ है। और अगर अब बात करें बजट ट्रैवल की, तो सबसे पहले आप ऋषिकेश से हरिद्वार से शेयर टैक्सी कर लें, जो आपको लगभग 500 रुपये के अंदर मिल जाएगी। सोनप्रयाग में उतरने के बाद आप अपना वेरिफिकेशन करा के कुंवारी कुंड के लिए 50 या 100 रुपये में लोकल टैक्सी से निकल जाओ, जहां आपको डॉर्मेट्री में स्टे आराम से 300 से 400 पर पर्सन में मिल जाएगा। अगली सुबह जल्दी उठ के 4 बजे से अपना ट्रैक स्टार्ट कर लो। रास्ते में खाने पीने में आपका खर्चा लगभग 500 रुपये तक आ जाएगा, और आप आराम से 12 से 4 बजे तक मंदिर में पहुंच जाओगे अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। इसके बाद आप अपना स्टे के लिए मंदिर के पास ही एक टेंट ले लो, जो आपको 500 से 600 रुपये में आराम से मिल जाएगा। फिर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल जाओ, जिसमें आपको मुश्किल से 1 से 2 आवर्स लगेंगे। नीचे आके आराम से शाम की आरती अटेंड करो और महादेव के श्रृंगार रूप के दर्शन करो। रात को डिनर करके जल्दी सो जाओ, जिसमें 200 से 300 रुपये का खर्चा आ सकता है। और अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के लाइन में लग जाओ। 5 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे तो आपको आराम से 7 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी देर आसपास का माहौल एंजॉय करो
और 10 बजे से नीचे उतरना शुरू कर दो ताकि आप आराम से 3 बजे तक गौरीकुंड पहुंच जाओ। यहाँ आके आप हॉट स्प्रिंग में नहा भी सकते हो ताकि आपकी थकान मिट जाए। देन वापस सोनप्रयाग के लिए लोकल टैक्सी में निकल जाओ और फिर सोनप्रयाग से हरिद्वार शेयर टैक्सी लेके आराम से सोते सोते पहुंच जाओ। तो इन सब में आपका टोटल खर्चा आएगा 3500 मैक्सिमम, प्लस बाकी आपका पर्सनल खर्चा जो आप सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।